नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान में हम रोजाना आपके लिए खेती किसानी से संबंधित नए नए विषय लेकर आते हैं ताकि आपके पास कोई भी समस्याएं हैं उन विषयों के संबंध में तो आप उनके जवाब हमसे जान सकते हैं, समाधान हमसे जान सकते हैं। और आज के हमारे इस अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे युवाओं का कृषि के प्रति आकर्षण। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे आलू की अगेती खेती व बीज प्रबंधन पर। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों ही विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम के दौरान, यानी कि अगले 1 घंटे के दौरान। तो आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जवाब आप हासिल करना चाहते हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं, कोई जागरूकता चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल करके अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए उनसे आपका परिचय करवा दें। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के यादव, जो निदेशक हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर वी.के. गुप्ता, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम के जो दोनों विषय हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं और वो कार्यक्रम के दौरान समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे, तो आप उससे भी नोट करके डायल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब हमसे जान सकते हैं। तो फिर आपके फोन कॉल्स का हम इंतजार करते हुए अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर यादव का। हमारा पहला विषय है युवाओं का कृषि के प्रति आकर्षण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो युवा काफी हद तक पलायन कर रहे हैं। खेती किसानी में उनकी इतनी रुचि नहीं रह गई है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, आप ये बताएं। नहीं, देखिए, इसको एक पर्सपेक्टिव से ये देखना पड़ेगा कि जो भारतीय कृषि है वो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम करते रहे हैं और करते रहेंगे और ये रहेगी जी। खेती की जो पद्धति रही है, समय समय पर उसमें बदलाव हुए हैं और खेती से जुड़े लोगों की जो आमदनी रही है, खेती करने का जो नज़रिया रहा है, उसमें भी काफ़ी बदलाव होते रहे हैं। साथ ही साथ ये देखा गया है कि पिछले कम से कम 15-20 वर्षों से लेकर के आज तक का जो रिसर्च का जो रिजल्ट रहा है, उसका ये इंडिकेशन रहता है कि युवाओं का पलायन हो रहा है। पलायन का मतलब ये है कि खेती में या कृषि में नए नए युवाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनका खेती करने के प्रति जो उनका समर्पण है, वो नहीं है। तो ये सच्चाई है और खेती को आकर्षित बनाना, युवाओं को ग्रामीण इलाकों में रोजगार प्रदान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर सबसे बड़ा जो मुख्य बात यह है कि युवाओं को यदि आपको खेती के प्रति जागरूक करना है तो सबसे पहले हमें खेती की पद्धति को देखना पड़ेगा। जी, तो हमारे युवाओं को यहाँ पर जागरूक करने की जरूरत है। उन्हें जो नई नई पद्धतियां हैं उनसे अवगत करवाने की जरूरत है, तभी तो उनकी रुचि इस दिशा में बढ़ेगी और वो कृषि के क्षेत्र में अपनी कदम आगे बढ़ाएंगे, ना कि वो शहरी क्षेत्रों के का रुख करेंगे पलायन के लिए। बिल्कुल। और किस तरह से ये पद्धतियां हमारे किसानों तक, हमारे युवा किसानों तक पहुंच सकती हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन एक रिपोर्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। आइए नजर डालें एक खास रिपोर्ट पर। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं और अवसर खोजे जा सकते हैं। किसी भी देश की तरक्की में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए हर एक काम में युवाओं को आगे आने की जरूरत है। युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत है। हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि और पशुपालन पर आश्रित है।
ऐसे में कृषि और पशुपालन में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से न केवल ये क्षेत्र सशक्त बनेंगे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार ने भी देश के युवाओं और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब रोजगार से जुड़ने के लिए और कृषि में उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश में स्किल इंडिया के साथ ही स्टार्टअप एप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पहले से ही चलाए जा रहे हैं। डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए गांव के युवा अपने अपने आइडिया को लेकर आगे आए हैं। कृषि में नई नई तकनीकों के विकास के कारण अब युवा भी कृषि में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश में मौजूद विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय भी कृषि शिक्षा को लेकर काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो अगला विषय है आलू की अगेती खेती, उस पर हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ के साथ। तो डॉक्टर गुप्ता, रुक करना चाहेंगे आपका, आलू की अगेती खेती की हम बात करें तो इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो जाती है? देखिए, हम सभी जानते हैं सामान्यतया जो आलू की खेती जो उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है वो अक्टूबर के महीने से लगभग स्टार्ट होती है जी। और मार्च तक चलती है। लेकिन इस दौरान क्योंकि बड़े तादाद पे आलू लगाया जाता है तो उस समय जो आलू उत्पादन होता है उसका भाव बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब पूरे साल कहीं ना कहीं पूरे देश में आलू होता है तो इस दौरान अभी जो आलू लगेगा तो वो बहुत ही जल्दी बाजार में आएगा और उस आलू के भाव किसान को बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि आलू, आपने देखा होगा कि एक जो हमारी खाद्य सुरक्षा है और पोषक तत्वों की जो सुरक्षा है, आलू उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। अगर आपने इस दौरान जो कोविड महामारी के दौरान भी आलू का पीछे आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने आलू, क्योंकि ताजी सब्जियों की सप्लाई थोड़ा जब कम हुई तो किसान भाइयों को आलू के अच्छे भाव मिले हैं इस दौरान। तो अब किसान समझता है कि अभी हमको अगर हम अगेती में लगाएंगे तो और अच्छे भाव मिलेंगे। जी बिल्कुल, अच्छे दाम मिल सके और अच्छी मुनाफा वसूली हमारे किसान कर सके, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो अगेती फसल लगा लेंगे तो जो बाकी किसान जब बिकवाली के लिए लाएंगे तो उससे पहले ही अच्छे दाम हमारे जो किसान हैं जिन्होंने अगेती फसल ली है वो अच्छे दाम अर्जित कर पा चुके होंगे। तो बिल्कुल इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, किस तरह से अगेती खेती कर सकते हैं किसान और किस तरह से प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत है, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे हम डॉक्टर गुप्ता। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट पर यहाँ नजर डाल लेते हैं। आलू एक सदाबहार सब्जी है। लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा आलू पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में शिमला, पंजाब में जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला और हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार और करनाल में आलू की खेती की जाती है। आलू की अगेती खेती के लिए यह समय एकदम सही है। किसान आलू की अगेती बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन करें। आलू की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी है। किसान आलू की कुफरी पुष्कर, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी जवाहर और कुफरी खयाती आदि उन्नत किस्में लगा सकते हैं। वहीं आलू का बीज बनाने के लिए ऐसे आलू का चयन करना चाहिए जिनका व्यास 2.5 से 4 सेंटीमीटर या वजन 25 से 40 ग्राम हो।
बीज बनाने के लिए ऐसी जगह का चयन करें जिसमें धुंधली रोशनी आती हो, साथ ही जो हवादार हो। किसान लगातार आलू की निगरानी करते रहें, साथ ही खराब या सड़े आलूओं को निकाल दें। जो किसान बीज खरीद रहे हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज हमेशा प्रमाणित संस्थानों से ही खरीदें। आलू की 1 हेक्टेयर बुआई के लिए करीब 30 से 35 कंद पर्याप्त होते हैं। अच्छी पैदावार के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट आलू की अगेती खेती पर आधारित। आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यादव का मैं यहाँ पर एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। आपने कहा कि किसानों को या फिर कहें हमारे युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि उनमें जागरूकता फैलाई जाए, कृषि पद्धतियों के बारे में उनको जानकारी दी जाए, अवगत कराया जाए। तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए एक तो स्किलिंग की जा रही है, जो स्किल इंडिया मिशन के तहत जो है कई युवाओं को रोजगार और मुहैया अवसर प्राप्त करने के लिए उनको स्किलिंग की जा रही है। लेकिन इसमें इस चीज़ को समझना होगा कि जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हम रूरल, ग्रामीण या अर्बन दोनों की बात करते हैं। ऐसा बहुत देखा गया है कि कृषि के जो व्यावसायिक रूप हैं उसमें ज़्यादातर शहरी युवा भी इन्वॉल्व हैं। तो जैसे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। आज के समय में बहुत सी संभावनाएं खेती में हैं, क्योंकि मशीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं, तकनीकियाँ उपलब्ध हैं और प्रशिक्षण के संस्थाएं बहुत सारा तरीके का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। अब कृषि में, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोले सूक्ष्म रूप, माइक्रो लेवल पे जो है वो आपको रोजगार करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत, केवल हम ग्रेन की बात न करें, केवल सीरियल की बात न करें, उसी सीरियल से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या हम और अन्य तरीके की फसलें लगा सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अगेती फसल लगा करके भी आप उत्पादन कर सकते हैं। मार्केट की इंफॉर्मेशन सही समय पे किसानों तक पहुंचाना, ये भी हमारे युवा मिल करके, जैसे आज के कुछ साल पहले जो खेती होती थी जिसको हम कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन मैनेजर के रूप में भी एक रोजगार अपने आप में मुहैया करा सकते हैं। हमारे युवाओं को ये देखना पड़ेगा कि हमें रोजगार जो कृषि में लेना है उसमें हम केवल अपने आप के लिए न खोजें, बल्कि हम एक रोजगार प्रदान करने वाला व्यक्ति बने। तो इस पर्सपेक्टिव के लिए कृषि सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा सरल और सुगम व्यवसाय है। लेकिन इसमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके हेल्प लेकर के हमारे युवा खेती में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते और हैं। कुछ हद तक ये भी कह सकते हैं कि आजकल लोग यही समझते हैं कि कृषि की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी ही नहीं, इससे संबंधित अन्य कई व्यवसाय हैं जिसके साथ जुड़ के हमारे युवा कई सफलताएं हासिल कर सकते हैं। एक्चुअली खेती बाड़ी एक ऐसा शब्द है जिसमें हमारी, अगर देखा जाए, पशुपालन से लेकर के मशरूम उत्पादन तक, मतलब आप खेत से लेकर के घर के भीतर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो अचार बनाना हो, जैम, जेली, मधुमक्खी पालन, मतलब जितने आप व्यवसाय गिना दीजिए सबको हम खेती बाड़ी ही कहते हैं। और हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो हम जब कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि जितने व्यवसाय इसमें हैं, शायद ही किसी सेक्टर में इतने व्यवसायों का अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे युवाओं को केवल समझने की बात है, केवल जिसने समझा उसने व्यवसाय किया, और काफी सफल लोग आज के समय में कृषि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं। कृषि केवल खेत में जाकर काम करना ही नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए कई व्यवसाय हैं जिसे अपना सकते हैं हमारे युवा, और अपने क्षेत्र में ही रहकर, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर सफलताएं हासिल कर सकते हैं। और ऐसे में पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है जागरूकता की और जानकारी की। और इसके लिए सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आपको भी बस अब जागरूक होने की जरूरत है। इस पर और जानकारी लेंगे डॉक्टर यादव से, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ रुक करना चाहूंगी डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, आपने कहा कि अगेती अगर फसल लेते हैं हमारे किसान आलू की तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, तो किस तरह की किस्में हैं जो अगेती आलू के लिए बिल्कुल सही रहेंगी? जी मैडम, आप एक्चुअली मैं किस्मों के बारे में भी बताऊंगा। मैं कुछ अगेती फसल से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं जी जरूर बताएं।
किसान भाइयों को मुझे लगता है वो भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, जैसे बताएं। हम कब लगाएं, जलवायु कैसी हो, जी, फसल जब हम बोते हैं उस दौरान हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, हमारी भूमि कैसी हो, मृदा हमारी मतलब किस तरीके की जमीन पर लगाया जा सकता है, हाँ। खेत की तैयारी कैसे करें, और फिर आपके जो प्रश्न है कि प्रजातियों का चयन कैसे करें, और प्रजाति चयन के बाद उचित फसल प्रबंधन जी करें, बहुत जरूरी है, अच्छा मुनाफा हो सके। तो मैं पहले एक पॉइंट में आता हूं जो जलवायु। जी बताएं। क्योंकि आलू एक ऐसी बड़ी यूनिक फसल है जिसमें जो उसके कंदों के बनने की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही छोटे से दायरे में होती है, यानी कि 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड से वो अच्छा जो है उसमें आलू बनने की प्रक्रिया होती है। अब हमको जब बुआई करते हैं तब हम देखते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री से अधिक ना हो, और जो न्यूनतम तापमान है वो रात का जो तापमान जिसे हम बोलते हैं वो 24-25 डिग्री से अधिक ना हो। जी बिल्कुल, तो इस तरह का तापमान होना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपसे जानकारी मैं लेती रहूंगी, लेकिन एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ ब्रजेश पटेल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, हेलो ब्रजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले टीवी की आवाज कम कर दें और अपना सवाल पूछें। हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका, आप अपना सवाल पूछें। जी मैडम, आलू की अगेती खेती के लिए हेक्टेयर पे बीज की मात्रा बताएं। जी, प्रति हेक्टेयर कितनी बीज की मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए अगेती खेती के लिए? हाँ जी, और कितने समय की फसल है आलू की और कितना उत्पादन मिलता है हेक्टेयर? जी डॉक्टर गुप्ता, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जी। अगेती फसल जब भी लगाएं, किसान भाई ये जरूर ध्यान दें कि साधारणतया किसान जब जो मुख्य फसल होती है जो हम अक्टूबर में लगाते हैं उस दौरान आलू को काट के भी जो है बिजाई कर सकते हैं, लेकिन और जिन क्षेत्रों में बीमारी जमीन में हो वहां पे बिल्कुल भी काट कर आलू नहीं बोना है, और अगेती फसल के लिए भी काट कर आलू नहीं बोना है। इसलिए क्योंकि तापमान जब बुआई करते हैं आप तो आपको तापमान अधिक होते हैं, आलू सड़ने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो आप ये समझिए कि कम से कम 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, अगर आप 40 से लेके 60 ग्राम का भी बीज लेते हैं तो 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपका बीज की मात्रा लगेगी। और जो इसका उत्पादन होगा जब आप अगर अगेती में लगाते हैं तो लगभग जो है 200 कुंटल के आसपास आपका उत्पादन होगा, जो अगेती 75 से 80 दिन की फसल होगी। जी बिल्कुल, तो इतनी मात्रा जो है बीज की आपको लेनी है प्रति हेक्टेयर, और कितने समय में आपको उत्पादन मिलेगा आपको अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, और इसी के संबंध में जानकारियां जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मजा, ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं का कृषि के प्रति आकर्षण किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और साथ ही आलू की अगेती खेती पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, अपने सवालों के जवाब आप हमसे जान सकते हैं। और इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। आपको बता दें मुकेश कुमार जी फोन लाइन पर हैं, आइए जान ले इनका सवाल क्या है। हेलो 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 मुकेश कुमावत जी। हेलो मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? पुखराज आलू के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। क्या जानना चाहते हैं आप आलू के बारे में? हेलो मैम, पुखराज आलू के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। आप क्या जानना चाहते हैं? पुखराज फसल कितने दिन की फसल है? पुखराज किस्म के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, पुखराज एक हमारी जो जल्दी लगाने वाली किस्मों में से एक है। आप इसको अगेती भी लगा सकते हैं और मुख्य फसल में भी लगा सकते हैं। तो 75 दिन में भी आप इसकी खुदाई कर सकते हैं जल्दी लगाकर, और आप 90 से 100 दिन में भी इसकी खुदाई कर सकते हैं। ये हल्के पीले रंग की और हल्का पीला गूदे वाली जो है किस्म है, ये बाजार में आप पूरे देश में बहुत सारे प्रदेशों में इसका बहुत अच्छी मांग है। तो आप ये किस्म बिल्कुल उगा सकते हैं आप अगेती और मुख्य फसल में। जी, तो मध्य प्रदेश में पुखराज जो किस्म है उसका चुनाव किया जा सकता है अगेती आलू की खेती के रूप में। बिल्कुल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यादव, कृषि शिक्षा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, इसके स्तर पर आप क्या जानकारी देंगे कि हमारे युवाओं को आकर्षित करने के लिए क्या करें? देखिए, कृषि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी विकास के लिए, चाहे कृषि की हो चाहे देश की विकास की बात करें। और कृषि शिक्षा हमारे देश में कई प्रदेशों में जो है वो सीनियर सेकेंडरी तक भी कृषि में होती रही है। और उस समय जो हमारे युवा वर्ग के लोग होते थे, जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से आते थे, वो उस पाठ्यक्रम का लाभ लेते थे और वो खेती किसानी और प्लस जो गांव की मिट्टी है उससे संबंधित सारी जानकारियां वो वहाँ सीखते थे और खेती करते थे। तो एक बड़ा तारतम्यता बनी रहती थी। धीरे धीरे वो ऐसी शिक्षा की पद्धति ख़त्म होती गई। आज के समय में भी ऐसी शिक्षा उपलब्ध है। अगर आप दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी अपनी कृषि में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू जैसा संस्था जो कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आपके घर के पास जो है वो पूरी कृषि शिक्षा को लेकर के आता है। साथ ही साथ अब ये देखा गया है कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे इंटरमीडिएट के बाद की जो एजुकेशन है, वो हमारे देश में 65 से 70 के बीच में कृषि विश्वविद्यालय हैं जो इससे संबंधित पाठ्यक्रम चलाते हैं और करीब 10 से 11 हज़ार कॉलेजेज हैं जहाँ पर कृषि शिक्षा की पढ़ाई होती है। तो कृषि शिक्षा में जो पढ़ाई का दायरा है वो हमारे देश में पर्याप्त है आज के समय में, बशर्ते हमारी युवाओं को इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही साथ बहुत सी संस्थाएं जो स्किल बिल्डिंग का भी काम कर रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है जो भारत सरकार की एक संस्था है। इसके माध्यम से भी आप यदि पढ़े लिखे हैं तो अपने किसी भी व्यवसाय से संबंधित रोजगार प्राप्त करने के लिए एज वेल एज रोजगार उत्पादन करने के लिए आप संबंधित स्किल को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा का जो दायरा है एग्रीकल्चर में वो नॉलेज के साथ साथ आजकल स्किल बिल्डिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है हर क्षेत्र में। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी इसमें अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर का एग्रीकल्चर में प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कई ऐसे युवाओं को जो है वो हम जानते हैं या हम देखते हैं जो अलग अलग इनोवेशंस करके कृषि में और रोज़गार के अवसर पैदा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसान भाइयों का भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। और खेती से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निदान फार्म पर ही उपलब्ध हो रहा है। ऐसे बहुत से युवा वर्ग जो है वो गवर्नमेंट का स्कीम स्टार्टअप जैसे एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, जिसके माध्यम से बहुत सी युवा युवतियां सब लग करके खेती के जो स्थिति को सुधारने में लगे हैं और उससे उनको अच्छा खासा रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए शिक्षा का तो हमारे यहाँ प्रचलन है और प्रचलन होता रहेगा। कृषि के शिक्षा में बस हमें ये देखने की बात है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि खेती की पद्धति को समझना पड़ेगा, उसमें साथ साथ चेंजेस करने पड़ेंगे, चाहे वो मार्केट डिमांड हो। मार्केट का मतलब जो कंज्यूमर जितने उपभोक्ता हैं उस मांग के अनुसार आपको खेती से संबंधित उत्पाद को जनरेट करना है, उत्पादन करना है। अब प्रोसेसिंग का ज़माना है, प्रोसेसिंग से संबंधित आप
छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करके खुद को रोजगार प्राप्त करें और साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जी, तो कृषि शिक्षा का भी काफ़ी महत्व है और ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकती है हमारे युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने में। बस हमारे युवाओं को थोड़ी बहुत जानकारी की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसे हम यहाँ से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी किसानों तक पहुँचाने की, हमारे युवाओं तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? तो मैम मेरे कई सवाल हैं। जी पूछें। जैसे कि अभी हमारे खेत में धान की बुआई हो रखी है जी। तो ये जानना चाह रहा था कि धान कटाई के कितने समय बाद हम उसमें आलू बो सकते हैं जी, और उस पर कितनी लागत आनी है, करीब 1 हेक्टेयर पे कितनी लागत आनी है जी। और एक औसत मुनाफा कितना हो सकता है? क्या इस विषय में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी मिल सकती है? डॉक्टर गुप्ता क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, देखिए क्या है कि आपका खेत की तैयारी अगर आप मैकेनाइजेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल से बहुत जल्दी अपने खेत को तैयार कर लेंगे। और जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट वो वेरी करती है कि आप से मैकेनाइजेशन के थ्रू करते हैं या आप जो लेबर्स के थ्रू आप अपने खेत की तैयारी करवाते हैं। तो एक साधारणतः जो 40% जो कॉस्ट आती है वो हमारे आलू के बीज में आती है। लेकिन तब भी अगर अगेती फसल आप लगाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आप 50 से 60 हज़ार रुपए आपकी मिनिमम कॉस्ट आपकी 1 हेक्टेयर में आएगी और आपका मुनाफा भी इसमें बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा कि धान की फसल लगी हुई है, उसकी कटाई के कितने समय बाद ये लगा सकते हैं आलू? अब बिल्कुल, आप जब भी देखिए कटाई करने के बाद आपको खेत को फिर से आपको उसमें मिट्टी पलटने वाले हल से आपकी जुताई करनी पड़ेगी, जिससे कि उसके जो उसके बचे हुए जो ठूंठ हैं वो निकल जाएं, जिससे वो जमीन है उसकी भुरभुरी हो जाए। और इसके बाद आप जितनी जल्दी आप उसमें आलू की बुआई, क्योंकि आलू की बुआई करने के लिए भी आपको कम से कम 10 दिन पहले शीतगृह से आपको आलू निकालना पड़ेगा, जिससे कि जी बिल्कुल। आज अगर आपको लगाना है तो आपको 1 साल पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो शिव कुमार जी, आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ से आप तक पहुँचा दिए हैं। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप जानकारी दे रहे थे कि जलवायु जो है किस तरह की होनी चाहिए जब हमारे किसान अगेती आलू की खेती करते हैं, तो समय क्या रहेगा इसके लिए, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए साधारणतः जो उत्तर भारत का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो हमारे उत्तराखंड का लगा हुआ या तराई का इलाका है, साधारणतः अधिकतर लोग अधिक मात्रा में मुख्य फसल उगाते हैं। लेकिन क्योंकि आलू नवंबर और दिसंबर में नया आलू बाजार में आ जाता है, पंजाब के होशियारपुर या कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, हिमाचल के जो निचली पहाड़ियों के इलाके हैं, वहाँ पर लोग जो है जल्दी आलू लगा लेते हैं। इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि त्योहारी मौसम जो नवंबर दिसंबर का दीपावली के आसपास का होता है, उसमें उनको उसके जो उत्पादित आलू है वो बाजार में अच्छा बिक जाता है। लेकिन इस दौरान तापमान जो होते हैं वो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री हो सेल्सियस और आपके न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अदरवाइज अगर आपने ज्यादा अधिक तापमान पर लगा दिया तो आलू सड़ जाएगा। इस चीज को देखने के लिए कभी भी एक दिन के लिए तापमान नहीं देखना है। आजकल मोबाइल में सबको तापमान दिख जाता है, तो आपको ये देखना है कि पिछले 1 हफ्ते का तापमान, अगर एवरेज तापमान आपका जो है जो मैंने बताया उसके अंदर आता है तभी आप बिजाई करें, तो जिससे कि आलू का जो आपने बुआई की है, क्योंकि सबसे महंगी जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा लगा है वो बीज में लगा है, तो बीज सड़ने ना पाए और उसको फिर थोड़ा कम अंतराल पे इरिगेशन करते रहें। ये एक ध्यान देने की बहुत जरूरत है जलवायु के लिए। जी, तो जलवायु के लिए ये सब तमाम बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की जलवायु है तो आप निश्चित तौर पर अगेती आलू की खेती कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, आप इसके लिए बढ़ सकते हैं आगे। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो
हेलो जी नमस्कार रविकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर, सवाल यही है कि मान लीजिए इधर हम बिहार में जब गेहूं जब आलू बोते हैं जी, तो समझिए कि मौसम के अनुरूप बहुत छोटा छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता है। जी क्या बताया इन्होंने? तो मतलब कि कौन सा उचित बीज हम इसका प्रयोग करें जिससे कि मतलब कि आलू का साइज भी बड़ा बड़ा हो। देखिए ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूं कि ये आपके जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल हमारे सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो किस्म का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन से ऐसे गुण हैं जो उन किस्मों में समावेशित हों, तभी हम वो अगेती में यूज कर सकते हैं। तो पहला ये है कि जो प्रजाति है वो क्षेत्र विशेष के लिए, वहां के लिए उपयुक्त हो, यानी कि वहां के लिए उसकी संस्तुति की गई हो। अगर आप माने कि अगेती फसल के लिए जो संस्तुति है हमारी वो है कुफरी, सभी अगर किसान भाई अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। कुफरी बहार है, कुफरी सूर्या है जो अधिक तापमान पर भी कंदों का निर्माण करती है, कुफरी लीमा है जो अधिक तापमान पर कंदों का निर्माण करती है, कुफरी चंद्रमुखी है, बहुत पुरानी किस्म है, बहुत ही अच्छी खाने में है, ये किस्म आप लगा सकते हैं। अगर आप जो पूर्वी भारत के लोग हैं वो अशोका किस्म लगा सकते हैं। जो आप बिहार की बात कर रहे हैं पुखराज लगा सकते हैं, कुफरी ख्याति लगा सकते हैं। तो इन किस्मों के समावेश से अगर, क्योंकि इन किस्मों में एक खासियत और होती है अधिकतर में कि कंद बनने की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आपने आलू की बुआई की तो बुआई करने के 25 से 30 दिन के अंदर कंद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ किस्मों में ये प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। तो इसलिए ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो अधिक तापमान सहन कर सके और कंद बनने की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर सके। जी, तो ये तमाम किस्में हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है अगेती आलू की खेती के लिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर यादव आपका रुख करना चाहेंगे। आप इग्नू से हैं, अगर इग्नू की ही हम बात करें तो उस वहाँ पर किस तरह के कोर्सेज हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हैं? जी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने कृषि विद्यापीठ के माध्यम से कई विषयों पर, कृषि से संबंधित कई विषयों पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करके रोजगारों को अवसर प्रदान करने के प्रयास कर रहा है। जी, हमारे पास दो तरीके के प्रोग्राम हैं जिनको हम अपने भाषा में प्रोग्राम कहते हैं, एक्चुअली उनको आप कोर्स भी कह सकते हैं। एक सर्टिफिकेट लेवल के हैं जो 6 महीने का होते हैं, दूसरे जो है डिप्लोमा लेवल के हैं जो 1 साल की मिनिमम ड्यूरेशन होती है। जो सर्टिफिकेट लेवल के पाठ्यक्रम होते हैं उनका मुख्य रूप से उद्देश्य एक है कि यदि कोई युवा या कोई भी जो रोजगार आदमी अपने किसी एक प्रोफेशन में लगा हुआ है और उस प्रोफेशन से संबंधित नवीनतम जानकारियां चाहते हैं या नवीनतम स्किल्स चाहते हैं, तो ऐसे पाठ्यक्रम में जल्दी से एडमिशन लेके और जल्दी से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव जो है वो है सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो हमारे युवाओं के लिए खास रूप से बनाए गए हैं और उसमें ये प्रयास किया गया है कि नॉलेज के साथ साथ स्किल भी प्रोवाइड किया जाए। इग्नू के जितने भी पाठ्यक्रम हैं कृषि से संबंधित, उनमें ये विशेष तौर पे ये ध्यान दिया जाता है कि ऐसे पाठ्यक्रमों में कृषि से संबंधित जितने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हों, जितने फील्ड लेवल के जो स्किल्स हैं जिनको हम एम्प्लॉयबल स्किल कहते हैं, उनका पाठ्यक्रमों में समावेश हो और उस पूरे स्किल्स का ट्रेनिंग हमारे युवाओं को मुख्य रूप से मिल सके। तो आप देखेंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट में जैसे मुख्य रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, बी कीपिंग में है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन में है और जल संचयन एवं उसका प्रयोग में है। और अगर डिप्लोमा लेवल पे देखेंगे तो डिप्लोमा हमारे पास डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी, अगर जैसे कई जानवरों के लोग मांस का जो है वो अन्य तरीके का प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड से क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें भी डिप्लोमा इग्नू कराता है। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण डिप्लोमा है वाटर शेड मैनेजमेंट। आजकल हम लोग देखते हैं कई जगहों पे वाटर शेड बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट स्कीम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के तहत। उस पाठ्यक्रम को वरीयता दी जाती है वहाँ के लोगों को ट्रेन करने के लिए। और ऐसा एक पाठ्यक्रम है जिसमें पूरे के पूरे आप एक रोजगारोन्मुखी उस पाठ्यक्रम को कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी स्किल्स एक पर्टिकुलर एक
वाटर सेट बेस्ड बना करके उसको कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। और हमारे पास एक डिप्लोमा जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जिसमें ग्रेजुएट लोग ही एडमिशन ले सकते हैं जी। वो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में है। हम सबको पता है कि आज के समय में फूड सेफ्टी और हाइजीन कितने इम्पॉर्टेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी जल्दी में एक एक्ट लॉन्च हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के थ्रू फूड सेफ्टी एक्ट, उस पूरे पाठ्यक्रम को उस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और कई आने वाले समयों में बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे फील्ड सुपरवाइज़र या फूड असेसर, प्रोसेसर या फूड सेफ्टी एडवाइज़र, इन सब के जो ज़रूरतों को के हिसाब से उस पूरे पाठ्यक्रम को बनाया गया है। और इसमें ट्रेनिंग का काफ़ी स्कोप है, काफ़ी जो है इस पर जोर दिया गया है कि जो भी युवा इस पाठ्यक्रम के तहत निकले उस अपने आप में संपूर्ण हो और एक किसी भी तरीके से फूड सेफ्टी और हाइजीन में काम करने के लिए उपलब्ध हो। जी, तो कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जो इग्नू के द्वारा भी हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। उनका चयन कर सकते हैं हमारे युवा और कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किस तरह से वो जुड़ सकते हैं, एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है, इन तमाम बातों पर हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूंकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं युवाओं का कृषि के प्रति आकर्षण किस तरह बढ़ाया जाए और साथ ही आलू की अगेती खेती पर। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आइए हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर गुप्ता का मैं यहाँ पर एक बार रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर गुप्ता, आपने बता दिया कि जलवायु किस तरह की होनी चाहिए, किसमें कौन कौन सी हैं, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी महत्वपूर्ण कदम है बीज प्रबंधन। किस तरह से बीजों का प्रबंधन करें हमारे किसान? देखिए, बिल्कुल बीज का प्रबंधन एक किसी भी शायद ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत है जी। तो हमको यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि उसको समय पर, जो शीत गृह से जब आलू निकालते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि हर किस्म को कम से कम 7 से लेकर 10 दिन तक की आवश्यकता पड़ती है। उसको छायादार स्थान पर शीत गृह से जब निकालते हैं फैला देते हैं, जिसमें लाइट बहुत ज़्यादा अंदर ना जाए, ऐसी जगह पर, तो वो उनमें कल्ले निकल आते हैं। और जब जड़े हुए जो या कल्ले निकले हुए आलू हैं उनकी बिजाई करेंगे तो आलू गलेगा भी नहीं और आलू
जो है आपका उसमें पौधा बनना पूरा जो है प्रक्रिया उसमें पूरी होगी। अन्यथा कई बार अगर हम जिनमें कल्ले नहीं निकलते हैं वो लगा देते हैं तो आलू गल जाते हैं। तो बीज प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक मुख्य बात और ध्यान रखना है जो शायद बीज प्रबंधन से थोड़ा इतर है कि आप जब भी बिजाई करें, क्योंकि अगली फसल का जो तापमान साधारणतया जो मैंने बताया है वो इस क्षेत्र में सितंबर के दूसरे पखवाड़े में आता है, तो दूसरे पखवाड़े में तापमान जमीन का भी अधिक होता है। तो ये ध्यान रखना है कि खेत में पलेवा कर बिजाई करनी है जी। खेत में जब पलेवा कर लेंगे उसके बाद जो है हम बिजाई करेंगे तो आलू की जो जर्मिनेशन है, जो आलू उसमें इमरजेंस है वो बहुत अच्छा होता है, उगाव अच्छा होता है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बीज प्रबंधन के लिए। और प्रबंधन स्टार्ट होता है जब आलू की खुदाई करते हैं। खुदाई के दौरान ही आलू का बीज शोधन कैसे करना है, बोरिक एसिड का हम बताते हैं 3% मात्रा से आपको आलू का शोधन करना है, फिर आपको कोल्ड स्टोर में रखना है और कोल्ड स्टोर में रखने के बाद निकालना है। निकालने के बाद उसको आपको सड़ा गला निकालना है और सड़ा गला निकालने के बाद फिर बिजाई के लिए ले जाना है जब कल्ले निकल आए। जी, तो इस तरह से हमें प्रबंधन करने की ज़रूरत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मुझे परीक्षण लेना है आलू का। आलू की खेती के लिए प्रशिक्षण लेना है आपने? हाँ जी। डॉक्टर गुप्ता क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आप एक किसानों का, क्योंकि एक किसान के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे लिए भी सुविधा उतनी नहीं होगी, लेकिन आप अगर किसानों का ग्रुप आपके जो या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या आप 20-25 लोग कम से कम अगर 30 लोग हो जाएं तो आप हमारे केंद्र या हमारे जो संयुक्त निदेशक या निदेशक केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला को एक पत्र लिख सकते हैं और हम आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर करवाएंगे। जी बिल्कुल, तो आपको निश्चित तौर पर प्रशिक्षण मिल सकता है। आप मोदीपुरम का भी रुख कर सकते हैं या फिर जो शिमला में संस्थान स्थित है वहाँ पर भी आप रुख कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आप डॉक्टर यादव का रुख करना चाहेंगे। आपने तमाम प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी कि जिससे हमारे जो युवा हैं प्रशिक्षित होकर कृषि के क्षेत्र में अपार जो संभावनाएं हैं उनका लाभ ले सकते हैं। न केवल खुद रोजगार अपने लिए तैयार कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए जुड़ें कैसे, शुरुआत कैसे करें? इन प्रोग्राम्स में जुड़ने के लिए किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए? जो हमारे पाठ्यक्रम हैं इनमें जुड़ने की योग्यताएं मिनिमम है। मिनिमम 12 पास होना चाहिए, 12th पास। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं सर्टिफिकेट लेवल के जिसमें 10 पास भी एडमिशन ले सकते हैं। तो किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन लेने के लिए आजकल ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। ignu.ac.in वेबसाइट पे जा करके या इग्नू का आप वेबसाइट खोज सकते हैं गूगल के माध्यम से और एडमिशन लिया जा सकता है। सारे पाठ्यक्रमों में फ़ीस भी इतनी नॉमिनल रखी गई है कि उसको आप आराम से बियर कर सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा सारे युवाओं को और अपने दर्शकों को, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जितने भी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक सर्टिफिकेट में यदि आप एडमिशन लेते हैं और किसी कारणवश आप 6 महीना में पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप इसको 2 साल के भीतर कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा डिप्लोमा लेवल का कोर्स है उसको आप मिनिमम 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपने नहीं कर पाए तो आप 3 साल के भीतर कर सकते हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, कृषि शिक्षा को लेकर के जाया जाए, कृषि में दक्षता की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में हम लोग प्राउडली कहते हैं कि युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और अगर पॉपुलेशन की पूरा प्रोपोर्शन देखा जाए तो आधे से ज़्यादा युवा हैं हमारे देश में। अब इतने बड़े युवाओं का में अगर एक कृषि अगर एक व्यवसाय प्रदान करने का प्रयास किया जाए तो काफ़ी संख्या में युवा इसमें एम्प्लॉयड हो सकते हैं और एम्प्लॉयड होने के साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं और हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके भी हमारे युवा वर्ग कृषि में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं रोजगार के क्षेत्र में।
कई आजकल के समय में सरकार द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी भारत सरकार द्वारा एक एसी ट्रेन भी चलाने की बात हो रही है किसानों के लिए, जिसमें किसान अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह भर करके ला के बेच सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारे सारे युवा वर्ग ये ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा उठा करके और एक कोल्ड चैन मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके लिए भी अच्छे प्रोडक्ट की उपलब्धता जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। और इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। देश के किसी भी कोने से कोई भी उत्पाद कहीं पर ले जाया जा सकता है वर्तमान समय में। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और यदि केवल बात है प्रशिक्षण की और बात है अवेयरनेस की, जो हमने शुरुआत में बोली, इससे संबंधित आपको किसी भी तरीके कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे विश्वविद्यालय को लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सब चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध रहता है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं हमारे देश में, जैसे ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं जी। सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हमारे देश में हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिससे भी जानकारियां ले सकते हैं, सारी जानकारी। और कृषि विज्ञान केंद्र का जो महत्वपूर्ण मैंडेट है वो प्रशिक्षण ही है। तो उनका एक ये भी रहता है कि हर एक वर्ग के लोग, चाहे वो महिलाएं हों या जो है पुरुष हों, जानवरों के पालन से संबंधित समय समय पर उनकी जो सीजनल प्रैक्टिसेस होती हैं उस पर प्रशिक्षण बहुत ज़ोर शोर से चलाते हैं। तो हमारे युवा वर्ग उन कृषि विज्ञान केंद्रों से भी जुड़े और ICR के इंस्टीट्यूट से जुड़े। प्लस जो हमारे ICR के इंस्टीट्यूट नहीं हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी कई रीजनल सेंटर्स हैं। कई जगहों पे कई प्रशिक्षण संस्थाएं चला रहे हैं, प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बहुत संस्थाओं की उपलब्धता है जी। बस यहाँ पर हमारे युवाओं को जरूरत है जागरूकता और अपने कदम आगे बढ़ाने की रुचि आपको अपने अंदर बनानी होगी, तभी आप आगे बढ़कर इस क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से नलपत जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो जी नलपत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं थोड़ा ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसे युवाओं के लिए जो आलू के बारे में कुछ प्रशिक्षण लिया जा रहा, उसमें एक अपना बच्चा है 12वीं पढ़ा लिखा है, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे जाति हमारी किसान ही है और इस आलू के बारे में और खेती के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो क्या करना पड़े? ये बच्चा भी मेरे पास में है और इसने कॉमर्स से कोर्स कर रखा है। जी डॉक्टर गुप्ता रतलाम से बात कर रहे हैं दलपत जी, और क्या कहेंगे, प्रशिक्षण किस तरह से ले सकते हैं ये? जी। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर वो अकेले थोड़ा हमारे लिए भी सुविधाओं, एक आदमी के लिए थोड़ा टाइम हमारे लिए ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आप अगर 2, 4 या 10 युवाओं का ग्रुप बनाकर हमारे पास हमसे संपर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई भी समस्या है। हम बिल्कुल बैठे हैं यहाँ पर और हमारा काम यही है कि हम अगर नहीं भी होता है तो तब भी वो हमारे संस्थान से संपर्क में आए और प्रशिक्षण उनको मिलेगा। चिप्स बनाने के लिए मिलेगा, जैसे डॉक्टर यादव जो हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में हैं। बिल्कुल आलू ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली फसल है, जिसमें अब गाँव के स्केल पर जो ग्रामीण लोग इसमें छोटा व्यवसाय खोल सकते हैं। छोटे चिप्स पैकेजिंग के माध्यम से एक छोटे स्तर पर, अपने गांव स्तर पर ही आप व्यवसाय कर सकते हैं, या आलू जो प्रसंस्करण के लिए उपयोग के लिए आलू है उसको लगाकर कंपनियों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं आलू को लेकर, और मुझे लगता है हम और डॉक्टर यादव मिलके, मुझे लगता है कि जो भी हमारे युवा बंधु हमारी तरफ अग्रसित हो रहे हैं आलू और या डिप्लोमा की तरफ आ रहे हैं, तो हम साथ मिलकर जो भी इसमें हमारे लिए बन पड़ता है हम करेंगे। जी डॉक्टर यादव, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें देखिए, एक तो ये भी है, ठीक है गुप्ता जी, प्रशिक्षण ऐसी संस्था है जो स्पेसिफिकली आलू के लिए है। मैं तो निवेदन ये भी करूंगा, जितने हमारे श्रोतागण जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके सबसे नज़दीक हैं वहाँ पर भी संपर्क करें।
और यदि कृषि विज्ञान केंद्र से आगे बात नहीं बढ़ पाती है तो इनके मध्य प्रदेश में भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय भी है, जो काफ़ी उनका वेजिटेबल डिपार्टमेंट होगा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण लेने के लिए एक तो हमारा संस्था ये CPCRI जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर गुप्ता जिसके प्रधान वैज्ञानिक हैं, एक तो संस्था ये है ही है जी। लेकिन एक पहले आपको चूँकि ये है कि 10 लोग 15 लोग या एक ग्रुप में आएंगे तब इनके लिए भी आसानी रहेगा, और शायद मध्य प्रदेश से मेरठ आना भी थोड़ा दूरी की बात है, आज के समय में और थोड़ी समस्या है। तो बेटर ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें जो नज़दीकी होगा, और हर एक ज़िले में भारत के एक कृषि विज्ञान केंद्र है। यदि जिला बड़ा है तो कई कृषि विज्ञान एक से ज़्यादा भी कृषि विज्ञान केंद्र बन गए। 710 से ज़्यादा 740 तक करीब कृषि विज्ञान केंद्र आज के समय में हमारे देश में काम कर रहे हैं, और उनमें ये व्यवस्था की जाती है कि सारे डिपार्टमेंट के जो मुख्य रूप से हमारे चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रोनॉमी हो, सॉयल साइंस से संबंधित हमारे सभी विशेषज्ञ उसमें उपलब्ध रहते हैं जी। तो आपको क्या करना है दलपत जी, यहाँ पर हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने बता दिया है, या तो आप मोदीपुरम का भी रुख कर सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र का आप रुख कर लेंगे, तो वहाँ से भी आपको विस्तृत जानकारी ज़रूर मिल जाएगी प्रशिक्षण के संदर्भ में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर गुप्ता, आपका रुख करना चाहूँगी, आलू की अगेती खेती के बारे में आप विस्तृत जानकारियाँ दे चुके हैं, किस तरह की तैयारियाँ और हमारे किसानों को करने की ज़रूरत है, जल्द से बता दें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिर से जो हमने अभी चर्चा की है उसमें और थोड़ा सा मैं कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आलू का बीज जो है आपको ये ध्यान रखें कि 4 से 6 सेंटीमीटर आकार का हो, और बिजाई से 10 से 12 दिन पूर्व शीत गृह से आलू को निकाल लें, छायादार स्थान में सुखा लें। बुआई का समय मैंने बताया, मोबाइल से टेम्परेचर बिल्कुल देख लें कि 34 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर और 24 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जो है होना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आलू की अवधि जो फसल की है वो अगेती में कम ही रहती है। तो खाद जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उसका भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए, कि क्योंकि लोग बोलते हैं ज्यादा खाद डालने से ज्यादा उत्पादन होगा और ये होगा, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखें 150 से लेके 180 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है। अगर 150 केजी कब देना है, जब 75 दिन की हो या 90 से 100 दिन की हो तो 180 किलोग्राम देना है। 80 किलोग्राम फास्फोरस देना है और 100 किलोग्राम पोटास की मात्रा देना है। और सिंचाई में ध्यान रखें कि 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो कीट हैं इस दौरान, जो गर्मियों के दौरान, क्योंकि ये कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उस दौरान फसल है उसके पत्तियों का रस चूस लेते हैं। तो ये रखें कि एक हम बोलते हैं उसको फुदका या लीफ पर बोलते हैं, और एक होती है मकड़ी जिसे हम कीट बोलते हैं। ये अगेती फसल के लिए सबसे घातक ये कीट वो हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। इनके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इमिडाक्लोप्रिड नाम की 3 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो लीफ हॉपर जो है बिल्कुल नहीं आएगा। और इसको 15 से 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। जी, तो ये तमाम तैयारियां हैं जो हमारे किसानों को करने की ज़रूरत है, तमाम प्रबंधन कार्य हैं जो हमारे किसानों को करने की ज़रूरत है जब वो आलू की अगेती खेती कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, समय का अभाव है मेरे पास, फिर भी आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। युवाओं को हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन से व्यवसाय उपलब्ध हो सकते हैं। थोड़ा इनोवेटिव बनिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और रोजगार प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द संस्थाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ ये कोशिश करिए कि आप रोजगार प्रोवाइडर बनिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनिए, न कि एम्प्लॉयमेंट सीकर। चाहे वो आप शिक्षा लेकर के या प्रशिक्षण लेकर के खेती में नए नए तरीकों को, नए नए प्रोडक्ट को, नए नए मार्केट के जो एवेन्यूज हैं उनको एक्सप्लोर करिए। और सारा चीज आज के जमाने में इंटरनेट और मोबाइल पर उपलब्ध है, बस यहाँ पर जागरूकता और जानकारी की जरूरत है। और सारे देश में जितने विशेषज्ञ हैं आपके लिए उपलब्ध हैं 24 घंटे। आप किसी से भी, सबका फोन नंबर लेकर के, ईमेल लिख के
संपर्क कर सकते हैं और जानकारियां हासिल यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर यादव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले कार्यक्रम में हम क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे बागवानी से किसानों की आय में वृद्धि किस प्रकार हो सकती है। इन दोनों ही विषयों पर हमारे अगले अंक में हम चर्चा करेंगे। अगर आप पहले ही अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। फेसबुक पर आप जा सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान। वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113060 इसका नंबर है, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।